नमस्कार, न्यूज़ 18 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर समिट का करेंगे शुभारंभ। औद्योगिक विकास, व्यापार साझेदारी और एमएसएमई क्षेत्र पर होगा फोकस। दिल्ली में बीजेपी सरकार आज पूरा करेगी अपना एक और एजेंडा। विधानसभा के पटल पर रखी जाएंगी पिछली सरकार के कामकाज पर आधारित कैग की लंबित सभी 14 रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की दो टूक। आतंकवाद से किसी भी रूप में नहीं होगा समझौता, बहुपक्षीय प्रणाली की जरूरत पर दिया बल। दस 10,000 हैंड प्रिंटिंग और 550 शटल बसों के संचालन के साथ महाकुंभ में आज बनेगा एक और विश्व रिकॉर्ड। कल महाशिवरात्रि पर होगा महाकुंभ का समापन। और चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को दी मात। सेमीफाइनल में पहुंचे भारत और न्यूजीलैंड, मेजबान पाकिस्तान बाहर। और आइए अब इन सभी खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने असम दौरे के दूसरे दिन एडवांटेज असम 2.0 निवेश और बुनियादी ढांचा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन के जरिए असम को पूरी दुनिया तक अपनी विरासत और अपने विकास की कहानी को पहुंचाने का मौका मिलेगा। भारत में पूर्वोत्तर राज्यों की शान और साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे कहे जाने वाले असम के लिए मौका बहुत खास है। यह मौका है एडवांटेज असम 2.0 का। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के दौरान असम को पूरी दुनिया तक अपनी विरासत और अपने विकास की कहानी को पहुंचाने का मौका मिलेगा। दरअसल पूरी दुनिया की निगाहें असम की ओर खास तौर पर लगी हुई हैं, क्योंकि असम को साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे कहा जाता है, जो 840 अरब डॉलर के बड़े बाजार के अवसर खोलता है। बीते एक दशक में राज्य की औसत विकास दर 12.6% की रही है। साल 2023-24 में तो राज्य की 19% विकास दर ने सभी को चौंका दिया। राज्य में 65 औद्योगिक स्टेट और सेक्टोरल पार्क हैं। 180 किलोमीटर औद्योगिक गलियारा निवेशकों को आकर्षक विकल्प देता है। यूके, यूएई, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर समिट के पार्टनर कंट्री हैं। फिलीपींस, आइसलैंड, ऑस्ट्रिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया समेत 14 और देशों के प्रतिनिधि भी आ रहे हैं। अमेरिका, यूएई, न्यूजीलैंड, ताइपे के बिजनेस चैम्बर्स के अलावा विश्व बैंक, एडीबी, ईयू और एनडीबी भी सम्मेलन का हिस्सा होंगे। एडवांटेज असम 2.0 में अब तक 7,000 से ज्यादा पंजीकरण हो चुके हैं। करीब 3 लाख स्क्वायर फीट एरिया में ब्रह्मपुत्र, बराक, कोपली, मानस, धानसीरी नदियों के नाम से हॉल्स बनाए गए हैं। शिखर सम्मेलन से ठीक पहले असम स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2025, एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी गई है। जैव प्रौद्योगिकी ने 2022-2027 के संशोधन को मंजूरी दी है। डायनेमिक शॉर्ट करियर प्रोग्रेशन योजना 2025 की शुरुआत की गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो टाटा ने जो सेमीकंडक्टर का प्लांट लगाने का यहाँ पर निर्णय लिया है, उससे राज्य की पूरी दशा और दिशा बदलने जा रहे हैं। निवेशकों के मन में एक बड़ा विश्वास पैदा हुआ है। फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर्स, फूड एंड बेवरेजेस, मोबिलिटी एंड लॉजिस्टिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोकार्बन्स एंड टूरिज्म, खासतौर पर ग्रीन टूरिज्म एक बहुत बड़ा फोकस है। तो आप ये समझें कि इतने बड़े रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ये जो एडवांटेज असम 2.0 है पूरी तरह से तैयार है निवेशकों तक अपनी विकास की कहानी को पहुंचाने का। विरासत की कहानी भी पहुंचाई जाएगी, विकास की कहानी भी पहुंचाई जाएगी। अब तक एडवांटेज असम 2.0 के शिखर सम्मेलन के लिए 350 बैठकें तय हो चुकी हैं। 88,000 स्क्वायर फीट में 150 उद्योग असम से हैं, जिसमें टाटा, HUL, IOCL, ONGC, वेदांता, गेल, BCCL शामिल हैं। 1,000 स्क्वायर फीट में पारंपरिक उद्योगों जैसे ODOP, GI टैग स्पेशलिटीज का प्रदर्शन किया जा रहा है। राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के 2.5 लाख कारोबारियों को मंजूरी दे दी है। कैमरा पर्सन पीयूष वर्धन के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज, गुवाहाटी।
और एडवांटेज असम 2.0 निवेश और बुनियादी ढांचा शिखर सम्मेलन 2025 में शामिल हो रहे निवेशक उत्साहित हैं। क्या कुछ कहना है इनका, आइए आपको सुनवाते हैं। The experience has been fantastic under the able leadership of our Honorable Prime Minister and the Honorable Chief Minister. This summit really showcases the potential India has, the northeastern states has, and Assam has for the investment in India. India has a huge potential, and as you know, all know that every country in the world is looking at investing in India, and Northeast provides a significant advantage for investors like ourselves to invest in multiple sectors into this Northeast states. It's a great experience. I never thought that he will come and will ask many things. So I explained about our company Hokulupe, what we are doing. We have received the license from UPI, from RBI and NPCI, and I did say that, sir, as your vision, Bharat, Viksit Bharat, we are also with that vision. We are promoting the digital payments and UPI payments to Assam, remote areas, mainly in the rural areas where people still using the cash transactions. So through our UPI, through our system, the digital payment will be enabled in every pin codes, in every the villages of the Assam, Northeast, and all the rural India. That is what I told, and he really liked it, and he said that you do your all the best. Grow it in all the other places of the Assam, Northeast, everywhere. We are building the technology stack right now, and we will go live by May. And we have our teams put up at both Bangalore and Chennai. So we are working day and night, and both RBI is monitoring us and giving us all the guidelines. So we are working out on the application, and hope we will be live soon, and will be a trendsetter in the Northeast region. Advantage Assam is a great opportunity for all the business categories and businessmen how to tap the advantage of new schemes, new policies in advance, and how we can grow further. We are offering around 2 manufacturing units, one for the pulp plant, which is the India's first commercial pulp plant, which made from bamboo. It's 100% green paper that will save the environment and remove the cutting of tree. And second one, we are discussing about the hybrid motorbike, which is the world's first hybrid motorbike, which is invented by our team and will be introduced and as an introductory offer at 99,000 rupees, first hybrid bike in India. एडवांटेज असम 2.0 हमारे लिए और समस्त देशवासियों के लिए बहुत मायने रखता है। इसके अंदर काफ़ी अच्छे योजनाएं इन्होंने दी हैं, जिसके तहत काफ़ी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे अट्रैक्ट हुई हैं। इनफैक्ट हम लोग भी TWA ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की तरफ से हम 2 प्लांट यहाँ पे इंस्टॉल करने की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर एक प्लांट हम बैम्बू बेस्ड पल्प मिल लगा रहे हैं, जो कि काफ़ी बड़ा प्लांट रहेगा और इंडिया का पहला पल्प प्लांट रहेगा जो बैम्बू बेस्ड रहेगा और कैपेसिटी 4 लाख टन सालाना है। और साथ ही वर्ल्ड की पहली इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बाइक हमने यहाँ पे अभी ओपनिंग करनी है और उसका भी प्लांट हम यहाँ पे लगाने का प्रस्ताव रखा है हमने, जिसके तहत जो है लोगों को रोज़गार भी मिले और साथ ही साथ पर्यावरण को भी काफ़ी बेनिफिट होगा। और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में वक्फ बोर्ड के द्वारा हिंदुओं की संपत्तियों को अवैध रूप से कब्जाने का मामला सामने आया है। ग्राफिक के जरिए हम आपको बताते हैं कि यहां हिंदू बहुल इलाकों की जमीनें कब्रिस्तान और ईदगाह के रूप में दर्ज मिली हैं। मंदिरों की नगरी माने जाने वाले अलीगढ़ के अचल ताल इलाके को भी कब्रिस्तान में दर्ज पाया गया है। अलीगढ़ की वक्फ आयुक्त निधि गोस्वामी के मुताबिक जिले में 1768 वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें से 1216 सरकारी श्रेणी में दर्ज हैं। इन संपत्तियों में कब्रिस्तान, शमशान, मरघट, बंजर और उसूर श्रेणी की भूमिका है। अरबों रुपए की सरकारी संपत्ति वक्फ के रिकॉर्ड में दर्ज है। वक्फ संपत्तियों की जांच अलीगढ़ प्रशासन द्वारा राजस्व अभिलेखों के आधार पर की गई है। अलीगढ़ प्रशासन द्वारा वक्फ संपत्तियों की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के बाद अवैध रूप से इन संपत्तियों पर कब्जा करने वाले लोगों में खलबली मची हुई है। अलीगढ़ के जनप्रतिनिधियों ने अवैध रूप से कब्जे का विरोध किया है। सब इनकी मानसिकता पहले से ही खराब रही है। कोई बक्की जगह नहीं है, चाहे रेलवे स्टेशन के सामने बच्ची बहादुर दरगाह हो, उसको भी बना लिया, रेलवे की जमीन पर कब्जा करके वक्फ बोर्ड कर दिया। ये सब फर्जी है, वक्फ बोर्ड कहीं नहीं है। जो शत्रुओं की जमीन थी
उसको इन्होंने वक्फ बोर्ड में दर्ज कर दिया। ये टोटल 100% फर्जी है, उसके लिए महाराज जी जांच करा रहे हैं और जिन्होंने ऐसा ऑर्डर किया है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने तो अचल सरोवर को वक्फ बोर्ड की जमीन बता दिया, हमारे शमशान को वक्फ बोर्ड की जमीन बता दिया। इनकी मानसिकता खराब है, धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। ये बताइए देश आजाद होने के बाद कि जमीन को निश्चित किया जाएगा, जो शत्रु वहां चले गई वो उनकी जमीन है, इनकी वक्फ बोर्ड की जमीन कहां से आई? केवल इन्होंने क्या करा, एक वक्फ बोर्ड बनाया, उसको खाली जमीन को अपना करके वक्फ बोर्ड की जमीन दिखा दिया गया। ऐसे डॉक्यूमेंट है और ये कुछ षड्यंत्रकारी हैं, उनके कारनामे, उनको कठोर कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। ये कांग्रेस के समय में इस प्रकार का दुष्चरित्र किया गया। हम जानते हैं कि एक एक जमीनें जो सनातन की हैं उन पर कांग्रेस ने जो कब्जा करवाया, समाजवादी पार्टी ने कब्जा करवाया, ये वहां पर उन्होंने किया नहीं, ये समाजवादी पार्टी के द्वारा कब्जा कराया गया। और ऐसी जो वक्फ में दर्ज कर दी गई जमीनें हैं या जहां पर कब्रिस्तान बना दिए गए, जहां कोई मुसलमान रहता नहीं है, उन जमीनों को, वो सरकारी जमीनें हैं, सरकारी जमीनें खाली होंगी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार वह उन जमीनों को चिन्हित कर रही है, जो सरकारी जमीन है जिन पर अवैध कब्जे हुए हैं, वो सब अवैध कब्जा से मुक्त होंगे। और वहीं इस मामले में आज जिले के सिविल कोर्ट में सुनवाई भी होगी। याचिकाकर्ता पंडित केशव देव गौतम ने इस स्थान पर बौद्ध स्तूप और मंदिर होने का दावा किया था। याचिकाकर्ता का दावा है कि सरकारी दस्तावेजों के आधार पर उन्होंने प्रमाण जुटाए हैं, जिनसे ये सिद्ध होता है कि यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से शिव मंदिर, बौद्ध स्तूप और किले के रूप में मौजूद था। इस मामले में कुछ लोगों ने इसे मुगल वंश से जुड़ा बताया और दावा किया कि ये एक ऐतिहासिक मस्जिद है। इस मामले की पिछली सुनवाई 15 फरवरी को हुई थी। और ताज़ा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं से ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। अमरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो वक्फ बोर्ड है अब कहीं ना कहीं विवाद बोर्ड के रूप में सामने आता जा रहा है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि परत दर परत खुलते जा रही है और वक्फ बोर्ड उन संपत्तियों पर अपना दावा किए बैठा है जो संपत्ति उसके हक की है ही नहीं। संध्या, निश्चित तौर पर कहें तो वक्फ बोर्ड की झूठ की कलाई अलीगढ़ के प्रशासन ने खोल दिया। जब 1768 संपत्तियों का दावा वक्फ बोर्ड कर रहा था और पिछले काफी समय से हिंदू बाहुल क्षेत्रों पर कब्जे की शिकायत थी, जिसको लेकर जांच कराई गई और एक बड़ी संख्या 1216 संपत्तियां वक्फ बोर्ड ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा था, जिसको लेकर एक बड़ा विरोध इस समय देखा जा सकता है अलीगढ़ में। और संध्या, मैं इस समय एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह पे हूं, अलीगढ़ के बहुत ही पौज इलाके के अचल ताल मंदिर के परिसर में खड़ा हूं। संध्या, आपको सुनकर और दर्शकों को सुनकर हैरानी होगी, ये लगभग जो एरिया है बहुत बड़ा एरिया है, जहां पर मिनी वृंदावन के तौर पर, धार्मिक नगरी के तौर पर जाना जाता है। और 150 करीब मंदिर हैं जो 150-200 साल पुराने हैं। यहां पर भगवान शिव का एक वो मंदिर है जो गिलहरी के स्वरूप में है। और पहले मैं यहां की तस्वीर को दिखाता हूं, आप सोचिए इस पूरे मंदिर परिसर और इस अचल ताल सरोवर है, इसको वक्फ बोर्ड ने अपना शमशान घाट दिखा रखा था। और सरकारी जब जांच हुई तो यह मंदिर परिसर की जमीन और मंदिर परिसर की भूमि है, जिसको लेकर एक बड़ा विरोध। पहले मैं यहां का आपको दृश्य दिखाता हूं। संध्या, देखिए ये पूरा इलाका, ये दूर तक आपकी नजर आएगी, सिर्फ मंदिर दिखेंगे, मंदिर के गुंबद दिखेंगे और ये पूरा तालाब और सरोवर का एरिया है। और तकरीबन इस पूरे इलाके में, अचलताल इलाके में 150 मंदिर है। और ये बगल में जो तालाब है, इस तालाब को वो कहता है वक्फ बोर्ड कि ये शमशान की भूमि थी और ये हमारे कब्जा में है। और उसके बाद जब जांच हुई तो इस बात का खुलासा हुआ कि वक्फ बोर्ड ने इसे अपनी जमीन बता रखी थी। और देखिए ये पूरा इलाका, और यहां पर एक विरोध, मैं आपको विरोध के स्वर इसलिए बता रहा हूं कि ये पूरा हिंदू बाहुल क्षेत्र है। 150 मंदिर इस पूरे कैंपस परिसर में है और यहां पर जो विरोध है बहुत बड़ा है। देखिए इस मंदिर के महंत, और बड़ी संख्या में जब मैं यहां आया लोगों से बात कर रहा था, वो लोग आज प्रशासन को ज्ञापन देने जा रहे हैं। इस मंदिर के महंत हमारे साथ है, सीधे समझते हैं। सर, पहले तो ये इतिहास बताइए, कितना पुराना मंदिर है और किस तरह से यह पूजा पाठ होता है? ये अचल सरोवर एक ऐतिहासिक धरोहर है, अब की नहीं, महाभारत काल यानी कि द्वापर युग की, लगभग 5200 वर्ष प्राचीन यहाँ का इतिहास रहा है।
पांडवों ने अज्ञातवास में नकुल और सहदेव ने स्नान किया था महाशिवरात्रि के दिन, जो कि कल आने वाली है। तो आप समझिए इतना पुराना सरोवर, इसको बब्बोट अपना बता रहा है। बब्बोट जिन्होंने बनाया है उनका इतिहास ही 1400 वर्ष पुराना है। क्या उन्होंने अपने पैदा होने से कई हजार साल पूर्व ही इस पर दावा कर दिया क्या? एक झूठा, एक फर्जी बोर्ड जो बना रखा है, पता नहीं कौन सी सरकारों का पूर्व में उसको इतना समर्थन प्राप्त हुआ होगा कि वो एक विशैला अजगर बन गया है जो पूरे भारतवर्ष की भूमि को निगलने जा रहा है। इसका अब वध होने का समय हो गया है। आप सरोवर देखें, कितना पवित्र सरोवर है, पौराणिक है, ऐतिहासिक है, इसको वो अपना कब्रिस्तान बना रहे हैं। अरे बब्बोट वालों, इसमें डूब के मर जाओ और अपनी कब्र बना लो, आओ तो सही यहाँ पर। संध्या देखिए, बहुत बड़ा विरोध, और महंत जी यहाँ पुजारी हैं और ये पूरा इलाका एक धार्मिक नगरी के स्वरूप में जाना जाता है, मिनी वृंदावन के तौर पे कहते हैं। और इस पूरे कैंपस में हिंदू बाहुल क्षेत्र है, 150 मंदिर है, और मंदिर के अंदर के कैंपस में जो सरोवर है उसको वक्फ बोर्ड कहता है कि शमशान भूमि है, जो जांच में खुल गया है। स्थानीय लोगों में गुस्सा है, आज वो ज्ञापन दे रहे हैं। कितना बड़ा मुद्दा जब मंदिर को वक्फ बोर्ड ने कहा कि ये हमारी भूमि है। ये वक्फ बोर्ड की सबसे बड़ी नाकामी है। यहाँ पर ना तो एक भी उन मुस्लिमों की कबर है जो अपने आप को कबर की भूमि बता रहे हैं। एक भी अगर कबर यहाँ पर मिल जाए मुस्लिमों की, 1 लाख रुपए जुर्माना मैं दे सकता हूँ। एक भी मुसलमान यहाँ के 10 किलोमीटर तक कोई भी मुसलमान नहीं है, जो कि मुसलमानों का ये गढ़ी नहीं है, तो मुसलमानों की भूमि हो कैसे गई, ये हम लोगों की आज तक समझ में नहीं आया। और ये जो वक्फ बोर्ड हर भूमि को अपनी कर रहा है, हिंदुस्तान से इन मुसलमान लोगों को जो वक्फ बोर्ड के ठेकेदार हैं उनको निकालकर बाहर पाकिस्तान या बांग्लादेश भेजना पड़ेगा, जब ही हम लोग सुरक्षित रहेंगे और व्यवस्था हमारी सुचारू। वक्फ बोर्ड को जिस तरह से दावे किए गए हैं, खासे फर्जी पाए गए हैं, और प्रशासन इसकी पुष्टि कर दी है, किस तरह की आपकी मांग है प्रशासन से? हमारी प्रशासन से मांग है, हम जन्म से ही यहीं से पैदा हुए हैं। हमारे बाबा परबाबा यहाँ पे एक गौमुख है, यहाँ गंगा नहर से जल आता था, उसमें स्नान करते थे। हमारे परिवार के मुन्नन वगैरह काफी यहीं पे होती हैं। तो हमारी प्रशासन से ये मांग है, नजर आ रहा है, और जिस तरह से अलीगढ़ की ये जनता बता रही है, निश्चित तौर पर अमरेंद्र, गुस्सा भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। जनता का साफ तौर पर कहना है कि हिंदू बाहुल इलाका है, लेकिन ऐसे में वक्फ बोर्ड जो है वो कैसे अपनी संपत्ति का दावा कर सकता है। प्रशासन भी लगातार परत दर परत खुलते जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरेंद्र, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। The heart of your kitchen is the LPG gas stove. My ISI and BIS certified LPG stove is the source of heat needed to cook my favorite meals, so I can safely and happily enjoy cooking. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अगर आप एक ऐसी धरती की तलाश में हैं जहां अनंत संभावनाएं और अपार अवसर एक साथ मिलते हों, जहां एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ऑटोमोटिव टेस्टिंग ट्रैक हो और दुनिया के प्रमुख वाहन निर्माता स्थित हों, जहां भारत की 27% ऑर्गेनिक फसलें 11 यूनिक एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में उगाई जाती हैं, जहां 300 से अधिक फार्मा कंपनियां दुनिया के 160 देशों में दवाइयों का निर्यात कर रही हों, जहां कॉटन, सिल्क और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग नई इंडस्ट्रीज के साथ विकसित हो रही हों, जहां 1 लाख एकड़ से अधिक का इंडस्ट्रियल लैंड बैंक और प्राकृतिक संसाधनों की भरपूर उपलब्धता हो, जब ये सारी संभावनाएं एक जगह मिलती हों, तो समझ जाइएगा कि आप भारत के हृदय मध्य प्रदेश में हैं। स्वागत है आपका 8वें ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। आप आइए और आपको लगे पॉलिसी से आउट ऑफ कोई भी जाना हो तो सरकार तैयार है आपकी सारी मदद करने के लिए। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश, अनंत संभावनाओं का प्रदेश। 24 और 25 फरवरी 2025, भोपाल, मध्य प्रदेश।
और ब्रेक के बाद न्यूज़ 18 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि दिल्ली की सियासत में आज का दिन बेहद ही खास और राजनीतिक हलचल के लिहाज से बेहद अहम होने वाला है। सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत उपराज्यपाल के अभिभाषण से होगी। सुबह 11 बजे सदन में उपराज्यपाल वीके सक्सेना अपनी सरकार से अवगत कराएंगे। माना जा रहा है कि उपराज्यपाल बीजेपी सरकार के विकास कार्यों का रोड मैप पेश कर सकते हैं। उपराज्यपाल यमुना सफाई को लेकर भी सदन में अपनी सरकार का पक्ष रखेंगे। इसके बाद आज दिल्ली विधानसभा में पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के प्रदर्शन पर कैग की 14 लंबित रिपोर्ट पेश की जाएगी। कैग की लंबित रिपोर्ट में राज्य के वित्त, सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे, वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण, शराब विनियमन, मुख्यमंत्री आवास यानी कि शीश महल के नवीनीकरण में गंभीर अनियमितता और दिल्ली परिवहन निगम के कामकाज की समीक्षा शामिल है। भाजपा ने आपके कार्यकाल के दौरान बार बार इन रिपोर्ट्स को जारी करने की मांग की थी। बीजेपी ने तत्कालीन आप सरकार को रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देने के लिए अदालत का रुख भी किया था। भाजपा ने आप सरकार पर कथित भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए जानबूझकर ऑडिट में देरी करने का आरोप लगाया था। विधानसभा चुनाव के दौरान यह मुद्दा गहरा गया था, जिसमें भाजपा ने वित्तीय कुप्रबंधन के निष्कर्षों को दबाने के प्रयास के रूप में देरी को उजागर किया था। वहीं आज पेश की जाने वाली सीएजी रिपोर्ट को लेकर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सीएजी रिपोर्ट आप पार्टी के काले कारनामे का चिट्ठा है और हमने चुनाव में वादा किया था, जिसने भ्रष्टाचार किया है उसे जवाब देना होगा। सीएजी की रिपोर्ट आम आदमी पार्टी के काले कारनामों का चिट्ठा है और ये हमने चुनाव में दिल्ली की जनता से वादा किया था कि जिसने भ्रष्टाचार किया है उसको जवाब देना पड़ेगा। तो आज हम उम्मीद करते हैं कि माननीय उपराज्यपाल जी के भाषण के बाद सीएजी की रिपोर्ट पटल पर आएगी तो जितने भी इनके काले कारनामे हैं वो दिल्ली की जनता के सामने आएंगे। और अब बात करते हैं दिव्य भव्य महाकुंभ की। प्रयागराज महाकुंभ के समापन में महज 2 दिन बाकी हैं, लेकिन लोगों की आस्था चरम पर है। महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगाने वालों की तादाद 63 करोड़ के पार हो चुकी है। कल महाशिवरात्रि पर होने वाले स्नान के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। इसी सिलसिले में शाम 4 बजे से मेला क्षेत्र में और शाम 6 बजे से प्रयागराज कमिश्नरेट में किसी भी प्रकार के वाहन की एंट्री बंद कर दी जाएगी। इसके साथ ही महाकुंभ में विश्व कीर्तिमान स्थापित करने का सिलसिला भी लगातार जारी है। इसी क्रम में सोमवार को प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने महाकुंभ क्षेत्र में 4 अलग अलग क्षेत्र में करीब 15,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारियों के द्वारा स्वच्छता का महाअभियान चलाकर एक नया विश्व कीर्तिमान बनाने का प्रयास किया। कैसा रहा यह आयोजन, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र ने। विश्व में जिसकी कीर्ति है, जिसे तीर्थराज प्रयागराज कहा जाता है, उसी प्रयागराज ने आज विश्व कीर्तिमान बनाया है और वह विश्व कीर्तिमान का प्रयास है 15,000 से अधिक स्वच्छाग्रहियों द्वारा, सफाई कर्मचारियों द्वारा महाकुंभ नगर के 4 अलग अलग क्षेत्रों में सफाई का महाअभियान। महाकुंभ का ये महापर्व पूरी दुनिया को स्वच्छता का संदेश तो दे ही दे रहा है, साथ ही साथ पूरी दुनिया को हमारे स्वच्छाग्रहियों के कर्मयोग को भी प्रदर्शित कर रहा है। सोमवार को अगर देखें तो महाकुंभ नगर के अलग अलग 4 जोन में 15,000 से अधिक स्वच्छता सफाई कर्मचारियों ने एक साथ यह अभियान चलाया। यह अभियान 12 बजे के बाद शुरू हुआ और कुल 4 जोन में ये विश्व कीर्तिमान बनाने का प्रयास किया गया। ये अलग अलग क्षेत्रों में अगर देखें तो परेड ग्राउंड स्थित सेक्टर 2 में हेलीपैड स्थान पर यह कार्यक्रम हुआ है और इसके अलावा अरेल, झूसी और साथ ही साथ नागवासुकी के क्षेत्र में भी इस तरीके का आयोजन किया गया है। 15,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारियों का एक साथ महाकुंभ के 4 जोन में सफाई अभियान का चलाना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने की एक तैयारी है। जिन्होंने ये विश्व कीर्तिमान बनाने में अपना अंशदान किया, हम उनसे भी बात करेंगे। आप ये बताएं कि प्रधानमंत्री जी ने पिछले कुंभ में स्वच्छाग्रहियों के पांव पखारे थे, ये लोगों के सोच में, लोगों के नजरिए में बदलाव लाया है ना? जी जी लाया है जी। और सबसे ज्यादा सराहना हो रही कुंभ की सफाई की, और आपको खुशी होती है कि उस सफाई में आपका सबसे बड़ा योगदान रहा? बिल्कुल
बिल्कुल रहा है जी। पूरे 24 घंटे आप लोग निगरानी करते रहे, अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग क्षेत्रों में? सब शिफ्ट बाई शिफ्ट करते रहे, 8-8 घंटे की ड्यूटी करते रहे। तो पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से सत्य सनातन शाश्वत का ये महापर्व स्वच्छता का संदेश देता है, सुरक्षा का संदेश देता है, शांति का संदेश देता है, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का संदेश देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सत्याग्रह और स्वच्छाग्रह का ये महाप्रयोग जो प्रयागराज में हुआ है, ये विश्व कीर्तिमान बनेगा। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज़, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। और इसके साथ ही न्यूज़ 18 में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।